हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और बच्चों, जैसा कि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड के इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए, तो बच्चों इस साल फिर हमने प्रयास किया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाने का। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले साल जो वीडियो थी 2022 में जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसमें भी हमारे 56 में से 30 से 35 तक के मार्क्स के क्वेश्चन फंसे थे। तो इस साल भी पूरा प्रयास किया गया है कि जो बच्चों की फिजिक्स कमज़ोर है तो वो इन प्रश्नों को देख लें और हो सकता है उन्हें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम प्रारंभ करेंगे। जो पहला प्रश्न है, जो चैप्टर 1 है, उसमें से एक प्रश्न ये आने की संभावना ज़्यादा है कि जो विद्युत द्विध्रुव है, एक तो आपको क्या करना है, एक तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा याद करनी है। ठीक है बच्चों, एक और दो पार्ट में से मैं सीधे ही सबसे बढ़िया प्रश्न बता रहा हूँ। एक तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। एक तो ये दोनों परिभाषा याद करनी है और फिर द्विध्रुव की अक्ष पर और फिर उसकी निरक्ष पर दोनों के विद्युत क्षेत्र के डेरिवेशन आप लोगों को करनी है। ठीक है बच्चों, अक्ष वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद निरक्ष वाला है। ठीक है, तो इसमें जाएगा आंसर E बराबर 2kp अपॉन RQ, ये अक्ष वाला डेरिवेशन है, और निरक्ष वाला है E बराबर kp अपॉन RQ। ठीक है बच्चों, तो इस बार हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो ऊपर हम हिंदी मीडियम में, नीचे इंग्लिश मीडियम में भी प्रश्न को दे रखा है। तो विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल, ये विषुवतीय तल जो होता है बच्चों निरक्ष होता है, पर स्थित बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए बच्चों। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आपको कुछ नहीं करना है एक और दो चैप्टर में, तो सिर्फ यही दो प्रश्न कर लें, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो एक तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों अलग अलग परिभाषा बच्चों, ध्यान रखना। और इन दोनों में से पहले अक्ष पर डेरिवेशन करना है और उसके बाद निरक्ष पर आप लोगों को डेरिवेशन करना है। ठीक बच्चों, ये दो प्रश्न हो गए। पहले नंबर पे आपको ये वाला डेरिवेशन करना है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ये है, उसके बाद ये मोस्ट है। अगर बच्चों ये दोनों नहीं आए तो जैसा कि हर साल जो प्रश्न आता है गाउस का नियम, गाउस का नियम बिल्कुल हर बच्चे को याद होना चाहिए। गाउस का नियम ये हर साल आता है और इसके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो बच्चों इस तरीके का वो अनंत लंबाई का जो तार है उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है। तो E बराबर 2k लैम्डा अपॉन R, ये वाला डेरिवेशन करना है। और ये नहीं आया तो फिर बच्चों इसकी संभावना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपको ये देखना है कि गाउस का नियम लिखिए और एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश या खोल के बाहर भीतर बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए और गाउसीय प्रश्नों का आवश्यक चित्र बनाइए। तो गोली कोश के बाहर तो होता है k³ बटे स्मॉल r स्क्वायर और सतह पर होता है k³ बटे कैपिटल R स्क्वायर और अंदर होता है 0। तो बच्चों एक पार्ट में से आप लोगों को ये प्रश्न करने हैं। ठीक है बच्चों, हमने प्रश्न इस तरीके से बनाए हैं कि अगर पेपर ब्लूप्रिंट से भी ना आए तो भी हमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो बच्चों दो चैप्टर जो है उसमें से मैंने कोई प्रश्न नहीं बनाया क्योंकि उसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न ब्लूप्रिंट में दे रखे हैं। ठीक है, तो अगला है थर्ड चैप्टर में से। ठीक है, तो तीसरे चैप्टर में जाकर हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर कोई एक प्रश्न आप लोगों को याद करना है तो ये वाला है बच्चों। ठीक है, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। आवश्यक प्रतिबंध क्या है? P/Q बराबर R/S, या प्रतिरोध संबंधी सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है, ये आप लोगों को करना है। इसके बाद अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, अनुवन वेग होता है,
उसके आधार पर हमें ओम का जो नियम है जे बराबर सिग्मा ई, इसके व्यंजक की उत्पत्ति करनी है। ठीक है, फिर इसी चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में से करीबन काफी प्रश्न आने की संभावना है, तो 1.5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, तो 3-4 प्रश्न हमें लगाने पड़ेंगे। तो 2 सेल आपस में जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो सेलों के श्रेणी क्रम के तुल्य विद्युत भागबल और आंतरिक प्रतिरोध का हमें मान ज्ञात करना है, और आपको इसमें समांतर क्रम का भी देख लेना है, श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। ठीक है, सब श्रेणी क्रम ज्यादा मुश्त है, फिर इसके बाद है समांतर क्रम, दोनों ही क्रम आप लोगों को देख लिए। फिर इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन और देखना है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग की परिभाषा, एक तो अनुगमन वेग की परिभाषा सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, और एक डेरिवेशन की धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए, I बराबर NEABD। ये वाला डेरिवेशन आपको बुक में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा बच्चों। I बराबर NEABD, ये बहुत ही सरल है, छोटा डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको देखना है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज की क्रियाविधि, मीटर ब्रिज की क्रियाविधि चित्र बनाना है, क्रियाविधि लिखनी है, उसका डेरिवेशन है, वो भी आप लोगों को करना है। ठीक है, और इसी चैप्टर में एक और प्रश्न बच्चों आप लोग देखेंगे कि विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी की सहायता से विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो 4-5 प्रश्न तो हमें लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से 2 डेरिवेशन आने की संभावना है। इसके बाद चैप्टर जो 4 है, 4th चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न बच्चों, एक है साइक्लोट्रॉन। हमें साइक्लोट्रॉन का चित्र, साइक्लोट्रॉन क्रियाविधि, पूरा ही साइक्लोट्रॉन टॉपिक पढ़ना है, हालांकि क्रियाविधि चित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमें एम्पियर का नियम और परनालिका के कारण, परनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI, ये वाला हमें डेरिवेशन करना है, ये भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों ये भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखते हुए धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बच्चों ये वाली धारावाही कुंडली थी, उसकी अक्ष पर x दूरी पर पॉइंट P है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू नॉट NI R² अपॉन 2, कोष्टक में लिखेंगे R² प्लस x² की घात 3/2। ठीक है बच्चों, इस तरीके के ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कि 2 समांतर तारों के मध्य बल निकालिए, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 और 6 और 8, इन तीनों चैप्टरों में बच्चों 1-1 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार, तो डेरिवेशन तो आने की संभावना नहीं है, और आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कई बार हो चुका है, तो हम इनमें से कोई मोस्ट नहीं लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सीधे ही जाएंगे 7 चैप्टर के ऊपर। तो इन तीनों चैप्टर में से 5th, 6 और 8 जितने भी छोटे प्रश्न, छोटी परिभाषाएं आप लोग याद कर सकें वो करें। ठीक है, अब 7 चैप्टर जो है उसमें हमें अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियों से क्या अभिप्राय और LCR श्रेणी परपथ के लिए बैंड चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और धारा आवृत्ति के मध्य वक्र में अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां दर्शाइए। इसके बाद बच्चों एक और प्रश्न है, LCR परपथ में शक्ति गुणांक की परिभाषा लिखिए, और ये वाला जो डेरिवेशन है, एक प्रत्यावर्ती परपथ में औसत शक्ति का सूत्र स्थापित कीजिए, मतलब कितनी शक्ति की हानि होती है, तो 1/2 V0 I0 cos phi, ये वाला शक्ति 6 का डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखना है। अब इसके अलावा 1-2 प्रश्न और देख सकते हैं। एक तो हमें देखना है इसमें वर्ग माध्य मूल धारा,
वर्ग माध्य मूल धारा की परिभाषा और इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को करना है, जो कि आता है IRMS बराबर I0/√2। ठीक है। एक इसमें LCR परपथ का सदिश आरेख बनाते हुए, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। सदिश आरेख बनाते हुए प्रतिबाधा और कलांतर के डेरिवेशन करने हैं। ठीक है बच्चों। और हो सके तो इसमें एक ट्रांसफार्मर का टॉपिक भी आपको देखना है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के कारण कौन कौन से हैं, उसमें भी ऊर्जा हानि ज़्यादा मोस्ट है। ऊर्जा हानि के कारण कौन से हैं। फिर आता है बच्चों चैप्टर 9 में ये वाला प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा, अपवर्तन है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये परिभाषाएं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला डेरिवेशन कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, माध्यम के अपवर्तनांक n1 n2, वक्र त्रिज्या r में संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ये वाला डेरिवेशन आपने देखा होगा, ये डेरिवेशन है, वो आप लोगों को करना है। इसके बाद दर्पण सूत्र की उत्पत्ति आप लोगों को करनी है। दर्पणों या लेंसों के लिए चिन्ह परपाटी नियम लिखिए। ठीक है, ये देख लेना। लेकिन ये वाला मोस्ट है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाकर बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f में संबंध स्थापित कीजिए। तो बच्चों ये दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके अलावा प्रिज्म का डेरिवेशन बच्चों आप लोगों को बहुत करना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखी है, बिल्कुल सभी बच्चों को याद रखनी है। और ये प्रिज्म, इसकी 2 शर्तें याद करके जो प्रिज्म का डेरिवेशन होता है कि आपतन कोण I और विचलन कोण डेल्टा में ग्राफ खींचिए। बच्चों इस तरीके का ये ग्राफ भी होता है, ये आप लोगों को खींचना है। और प्रिज्म कोण के सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। प्रिज्म का डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में एक लेंस मेकर सूत्र और आप लोगों को देखना है, लेंस मेकर सूत्र, इसको भी आप लोग देखेंगे। 3-4 डेरिवेशन है, इन्हीं को करना है। ठीक है बच्चों। अब चैप्टर जो 10 है, उसमें सबसे पहले याद करना है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसकी 2 स्टेटमेंट है, वो दोनों याद रखनी है। तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, और इस सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या वाला जो डेरिवेशन है वो करना है। और ये अपवर्तन वाला डेरिवेशन है, ये भी करना है। अपवर्तन की परिभाषा लिखिए और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो एक बार तो अपवर्तन की व्याख्या और एक में परावर्तन की व्याख्या, दोनों बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। और हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत, ये तीनों करने हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन और है ध्रुवण वाले चैप्टर में से, ब्रूस्टर का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि जब एक प्रकाश किरण पारदर्शी माध्यम की सतह पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित व अपवर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इसके बाद बच्चों प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा और यंग के दुस्सिलिट प्रयोग का डेरिवेशन पूरा की पूरा आप लोगों को करना है। डेरिवेशन यंग का दुस्सिलिट प्रयोग। और इसके बाद फ्राउनहोफर विवर्तन की अगर पूरी व्याख्या कर सकें, क्योंकि इसमें एक निम्निष्ठ की शर्त है, एक उच्चिष्ठ की शर्त है और एक फ्रिंज चौड़ाई, 3 डेरिवेशन है और एक ग्राफ है। तो पूरा तो नहीं पूछेगा, लेकिन जितना आप लोग कर सके विवर्तन में वो कर लें। इसके बाद 11 चैप्टर जो है उसमें से आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की उत्पत्ति करनी है
और उस समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। इसके अलावा तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की असफल व्याख्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव की असफल व्याख्या, ये भी आपको करनी है, कई बार आ चुकी है। फिर है डेविसन जर्मर प्रयोग, पूरा की पूरा डेविसन जर्मर प्रयोग। 1 नंबर का चित्र भी आ जाता है कभी कभी, इसमें से चित्र और इसकी जो वर्किंग है कार्यप्रणाली वो एक ही है, और क्यों किया गया था ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 2 परिभाषा भी आप देख सकते हैं, एक तो डी ब्रोगली परिकल्पना, इसमें से एक लाइन की है डी ब्रोगली परिकल्पना, और एक आपको याद करना है, एक लाइन की है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये एक लाइन के बच्चों बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। और परिभाषा एक निरोधी विभव की कार्यफलन दैलीय आवृत्ति, ये भी देखनी है। अब आते हैं हम चैप्टर 12 में। तो हाइड्रोजन परमाणु की बोर जो मॉडल है उसकी 3 अभिग्रहताएं हैं, तो 2 पूछी गई हैं कई बार, लेकिन आपको तीनों अभिग्रहता है परिकल्पना है बोर मॉडल की याद रखनी है। और बोर मॉडल की कमियां 4, 6 जितनी भी याद हो जाए, कम से कम 4 तो करेंगे। इसके बाद आप लोगों को करनी है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, वेग, ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य, इनके डेरिवेशन, 4 डेरिवेशन, ठीक है। इसमें जो तरंग दैर्घ्य वाला जरा और ऊर्जा वाला जरा, ठीक है। इसके अलावा हमें त्रिज्या और वेग के भी करनी है, ठीक है। और जो चैप्टर 13 है उसमें से मैं एक ही प्रश्न लाऊं, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन मेरा ये यकीन है कि उसमें से रदरफोर्ड सोडी का नियम, 3 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा उसमें से। तो रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए और 6 समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, 6 समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा। 6 समीकरण क्या होता है, n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा टी, ठीक है बच्चों। और 14 चैप्टर जो है उसमें से वेंट सिद्धांत के आधार पर चालक को चालक की अर्धचालक की व्याख्या करनी है। और पीएन संधि के निर्माण के दौरान अवच्छय परत का निर्माण किस प्रकार होता है, अवच्छय परत की परिभाषा, अवरोधी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा और अवरोधी विभव की परिभाषा। इसके बाद दृष्टिकरण किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, बच्चों आप लोगों को याद करना है क्योंकि अर्ध तरंग दृष्टिकारी पिछली साल आ चुका है। और पीएन संधि डायोड की अग्र बायसित अभिलक्षण वक्र की कार्यविधि और प्रायोगिक व्यवस्था को आप लोगों को देखना है। इसके अलावा बच्चों लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है, बहुत ही सरल टॉपिक है। तो बच्चों ये करीबन मैंने 30-40 प्रश्न आप लोगों के लिए बताए हैं, और पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बहुत ही मेहनत से ये कैलकुलेशन करके लगाए जाते हैं। आप लोग जरूर पास होंगे, जिन्हें उम्मीद कम है, या अच्छे मार्क्स भी आएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे आएंगे, उन्हें याद करना भी आसान है, समझना भी आसान है, तो अगर बच्चे आप लोग चाहते हैं तो फिर हम उसकी वीडियो बना देंगे। तो आप कमेंट में लिख दीजिए, अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं छोटे छोटे प्रश्नों की वीडियो बनाऊंगा, उनमें से काफ़ी प्रश्न आप लोगों के लिए बच जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।